सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। रोज़ रोज़ मैं यही लाइन बोलती हूँ, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। क्या आप पढ़ाई में व्यस्त हैं भी, या सिर्फ मेरी एनर्जी वेस्ट होती है बोल के? नहीं हो तो अब हो जाओ। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ये अनाउंस किया था कि मैं अब वीडियो मतलब सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है न्यू बायोलॉजी की। जो बच्चे 11th में आए हैं या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नर्सिंग की, जिसमें भी बायोलॉजी सब्जेक्ट आता है वो इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको पढ़ाऊँगी कैसे। मैं यहाँ पे सिर्फ समझाऊँगी, नोट्स लिखाने का काम यहाँ नहीं होगा क्लास में, ठीक है। आपको नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूँगी, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना टेलीग्राम, वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी मैं। आप वहाँ से जाके नोट्स पढ़ लेना, इजीली सब कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं क्लास में सिर्फ समझाने का काम करूँगी, लिखने से ज़्यादा, ताकि आपको समझ आ जाए। क्योंकि आपने थोड़ा एक लेवल अप होगा, 11th में आए हो तो थोड़ी तो मेहनत लगेगी। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और बेटा, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हो, एक लाइक तो कर सकते हो, कमेंट तो कर सकते हो प्यारे प्यारे। आप देख के चले जाते हो, व्यूज़ तो इतने आते हैं, लाइक एक भी नहीं आते, तो भाई लाइक भी कर दिया करो, थोड़ा तो सपोर्ट बनता है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना। देखो, आज फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजी का। अब हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हमें उसके चैप्टर के नाम के बारे में तो पता होना चाहिए, ये तो पता होना चाहिए हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। अब इसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। बताना आप मुझे कि लिविंग वर्ल्ड से आप क्या समझते हो। वर्ल्ड मीन्स दुनिया, लिविंग मतलब जीवित। जैसे कि मैं एक जीवित प्राणी हूँ, आपके सामने बोल रही हूँ, आपके सामने एक्शन कर रही हूँ, इसका मतलब मैं जीवित हूँ ना जीवित। तो लिविंग मतलब जीवित, वर्ल्ड मतलब दुनिया। द लिविंग वर्ल्ड, इस चैप्टर में ये पढ़ाया जाएगा कि जितनी भी जीवित चीज़ें हैं हमारे अर्थ पे। और बेसिकली द लिविंग वर्ल्ड जो है ये डायरेक्ट डिनोट करता है हमारे अर्थ को, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा अभी तक ऐसा कोई भी प्लेनेट नहीं है जिस पे लाइफ मिली हो। सिर्फ हमारा अर्थ ही ऐसा है जिस पे अभी लाइफ एग्जिस्ट करती है। हाँ, अभी थोड़े चांसेस हैं, लेकिन अभी तक कोई भी प्लेनेट ऐसा नहीं हुआ है कि जिस पे लाइफ हो, सिर्फ अर्थ ही है। तो हम डायरेक्टली लिविंग वर्ल्ड को अर्थ से कंपेयर कर सकते हैं, अर्थ ही होता है लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। अब देखो, आपने देखा होगा कई सारी चीज़ें हमारे आसपास, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। आपने अपने घर में प्लांट देखे हैं, आपने अपने घर में कितनी सारी मतलब बाहर गए होंगे, कितनी सारी स्पीसीज, कितना कुछ दिखा होगा, कितने कीड़े दिखे होंगे, प्लांट्स कितने ब्यूटीफुल, नेचर कितना एंजॉय किया होगा आपने, देखा है ना। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। अब देखो, आप मुझे एक बात बताओ। अब हम इसमें 4 टॉपिक कवर करेंगे, डाइवर्सिटी, नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक। डाइवर्सिटी, आप मुझे डाइवर्सिटी का मतलब बताओ। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है बेसिकली? इसका मतलब होता है डिफरेंट, यहाँ पे लिख देती हूँ। डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब जितने भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पे, इसको बोलते हैं डाइवर्सिटी। अब आपको ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, मैं समझाती हूँ। देखो, हमारे अर्थ पे कितनी सारी चीज़ें, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं, कितनी सारी चीज़ें, ये सारी डाइवर्सिटी तो है। कितना कुछ है हमारे अर्थ पे, बहुत कुछ है, ठीक है। अभी आप बाहर नहीं निकले, फिर भी आपके घर में भी कई सारी ऐसी स्पीसीज होंगी जो आपने देखा नहीं होगा। जैसे आप कुछ भी देख रहे होंगे, कितनी सारी बैक्टीरिया होंगी जो आपको नेकेड आई से नहीं दिखता है। नेकेड आई मतलब होता है जो खुली आँखें, ऐसी आँखों से नहीं दिखती, कई सारी चीज़ें ऐसी होती है। बट जब हम उसको माइक्रोस्कोप या और भी चीज़ों में देखते हैं ना, तो वो दिखती है, बहुत अच्छे से विजिबल होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं डाइवर्सिटी में, ठीक है। अब डाइवर्सिटी से एक और शब्द निकल के आता है बायोडाइवर्सिटी। आप मुझे ये बताएं कि बायोडाइवर्सिटी से आप क्या समझ रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी, देखो, बायो तो आप पढ़े थे, बायो का मतलब सिंपली डिफाइन हो सकता है लिविंग। बायो को आप डायरेक्ट लिविंग बोल सकते हो, बायो का मतलब लिविंग ही होता है, ठीक है। और डाइवर्सिटी का मतलब अभी बताया मैंने, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मतलब जितनी भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म आपको अर्थ पे मिलती हैं, ये सारी क्या हैं, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब देखो, आपको ये पता है क्या कि अभी तक कितनी स्पीसीज़ हैं जो हमारे अर्थ पे मिल चुकी हैं, जो साइंटिस्ट खोज चुके हैं, कितनी स्पीसीज़ हैं बताओ बेटा। टोटल 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़ ऐसी हैं जो हम नहीं, मतलब हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो इतनी स्पीसीज़ फाइंड कर चुके हैं। 1.7 to 1.8 मिलियन। अगर इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए ना, तो 17 से 18 लाख
स्पीसीज, अब हम हैं, साइंटिफिक नेम है ह्यूमन बीइंग का। अब ह्यूमन बीइंग सिर्फ एक अकेली स्पीसीज है। अब इसमें भी कितने सारे लोग आते हैं, जैसे कि मैं, आप, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके बच्चे, आपके बाबू, आपके सोना, जितने भी लोग हैं, ठीक है, ये सब होमो सेपियंस है, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग है और ये सिर्फ एक ही स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करती है। एक ही स्पीस के इतने सारे मेंबर हैं, तो आप सोचो टोटल 1.7 to 1.8 मिलियन फाइंड कर चुके हैं, तो इसमें कितने सारे होंगे, 17 से 18 लाख स्पीसीज़ हैं और हम तो सिर्फ एक ही स्पीसीज़ के मेंबर हैं। ठीक है, अभी तक टोटल अर्थ पे 800 करोड़ जनता है, मतलब ये 800 करोड़ पीपल्स सिर्फ एक ही स्पीसीज़ को डिनोट करती हैं, ओनली सिंगल स्पीसीज़। सोचो कितनी सारी स्पीसीज़ हैं अर्थ पे। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, क्या मैं आपको एक साथ पढ़ने के लिए दे दूँ, आप पढ़ लोगे, या आप चाहोगे कि सबको ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया जाए, अलग अलग कैटेगरी वाइज रखा जाए, ऐसा चाहोगे? देखो बेटा, इतनी सारी स्पीसीज़ हैं, इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, आप एक साथ नहीं पढ़ सकते। स्पीसीज़ भी तो डिवाइड कर रखा ना एक पार्ट वाइज, तभी तो आप पढ़ रहे हैं। ये ईजी हो जाता है, ईजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर आपने सबको एक साथ, सारे ऑर्गेनिज्म को एक साथ पढ़ा है, तो आपको समझ नहीं आएगा, बहुत कन्फ्यूजन होंगी, इससे कन्फ्यूजिंग के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज, सारी प्रॉब्लम्स होंगी जो कि हमें समझ भी नहीं आएगा। अगर हम आज कोई और ऑर्गेनिज्म पढ़ें, कल दोबारा कोई और, सारी एक साथ, जैसे मान लो आप नर्सरी से लेकर 12th तक के बच्चे, आपको सभी का डाटा एक साथ दे दिया जाए, क्या आप बता पाओगे? क्या आप एक साथ पढ़ पाओगे सारा? नहीं बेटा, बहुत मुश्किल होगी, एक साथ कैसे पढ़ लोगे सारे। अगर वही डिवाइड कर दिया है, जैसे नर्सरी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 12th तक ऐसे अलग अलग डिवाइड कर रखा है ना, तो आपको ईजी अंडरस्टैंड, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इसी वजह से इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी डिवाइड कर रखा है, बहुत ग्रुप वाइज डिवाइड कर रखा है, ताकि आपको समझ आए वो किस बेस पे कर रखा है। उनके सिमिलर प्रॉपर्टीज़, उनकी कुछ चीज़ें मिलती जुलती एक जगह पे रख दिया, अलग चीज़ें मतलब अगर उनसे थोड़ी सी अलग हट के नहीं मिलती उनको एक जगह पे, ऐसे इसमें बहुत सारे ग्रुप वाइज डिवाइड कर रखे हैं। मोर देन 1.2 मिलियन स्पीसीज सिर्फ और सिर्फ हैं एनिमल्स। ओके, इसमें 17 से 18 लाख स्पीसीज़ में से 12 लाख स्पीसीज़ एनिमल्स की हैं, जिसको हमने फाइंड कर लिया है, हमारे साइंटिस्ट ने जिनको खोज लिया है उसमें से, और 0.5 मिलियन स्पीसीज़ जो हैं वो प्लांट्स हैं, मतलब कि 5 लाख के करीब, 5 लाख के करीब प्लांट्स हैं और 12 लाख के करीब एनिमल्स हैं। इतनी स्पीसीज़ साइंटिस्ट ने फाइंड कर ली है। देखो, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हमारे अंदर भी एक अलग ही दुनिया है, हमारे अंदर एक अलग दुनिया है बेटा। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कितने सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं डाइजेशन में, तो उनका अलग ही काम चल रहा है, हमारी दुनिया से हट के अलग काम कर रहा है। हम देखो लिख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, बट हमारे अंदर जो चीज़ें चल रही है वो अलग दुनिया, एकदम डिफरेंट टाइप का चल रहा है। बैक्टीरियाज जो हैं वो एलिमेंट्री कैनाल में कितनी हेल्प कर रही है डाइजेशन में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है, बहुत कुछ अलग अलग है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, देखते हैं कि क्या जितना मैंने पढ़ा है उस बेस पे आप मुझे आंसर दे सकते हैं। जैसे एक एरिया है और इसके बाद ये भी एरिया है, ये 2 किलोमीटर स्क्वायर फीट का एरिया है, ये 4 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे अगर 3 स्पीसीज़ मिली हमें, तो यहाँ पे भी 3 ही मिलेंगी? बताओ, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जब हम एरिया बढ़ाते हैं, जब हम रिसर्च एरिया बढ़ा देंगे, जैसे कि अभी मैंने इस कमरे में सिर्फ रिसर्च की है, तो हो सकता है इस कमरे में मुझे 4 ही स्पीसीज़ दिखी हो सकता है ना। और अब मैं पूरे मकान में सर्च करने जा रही हूँ रिसर्च, तो हो सकता है पूरे मकान में अलग अलग कमरे में, जैसे इसमें 4 हैं, अलग जगह पे 5 हुई, अलग जगह पे 3 हुई, कई सारे कमरे होंगे। तो भाई जितना हम एरिया बढ़ाएंगे रिसर्च के लिए, उतनी स्पीसीज़ बढ़ती चली जाएंगी। इस कमरे से कोई मतलब नहीं, इस कमरे में 3 मिली तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे कमरे में भी 3 मिले, यहाँ पूरे मकान में फाइंड करेंगे तो टोटल सिर्फ 3 ही मिलेगी। जब हम एरिया बढ़ा देते हैं रिसर्च के लिए, तो स्पीसीज़, नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ भी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है आप लोगों से मेरा, उसका भी आंसर आप मुझे देंगे। मान लो कि मैं अभी हूँ, मान लो मैं अभी लंदन में हूँ, मतलब हूँ नहीं लंदन में, लेकिन मान लो, मानने में क्या जा रहा है, मान लो मैं अभी हूँ
लंदन में, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे चली गई, इसके बाद मान लो मैं इंडिया में आ गई, ठीक है। इंडिया में एक बात बताओ, मैं लंदन में रहती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने 7 साल तक खूब रिसर्च की 7 साल तक मैं लंदन में ही लगी रही। मतलब मुझे लंदन के बाहर कोई भी एरिया, कोई भी जगह पता ही नहीं है, सिर्फ लंदन ही, यहीं पे मैं रिसर्च करती रह गई 7 साल तक, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, मेरा मन हुआ कि मैंने यहाँ पे बहुत स्पीसीज़ फाइंड कर लिया, अब मैं थोड़ा बाहर जाऊँ, बाहर देश में जाके एक्सप्लोर करूँ कि क्या वहाँ पे भी स्पीसीज़ मिलती हैं अलग तरीके की सी या नहीं मिलती हैं। अब मैं यहाँ से इंडिया आई। अब एक बात बताओ, क्या हो सकता है कि इंडिया में नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ ज़्यादा मिले? हो सकता है जो स्पीसीज़ हमने नहीं देखी हूँ वो भी यहाँ पे मिल जाए, ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ से कम मिले, मतलब हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें कुछ चीज़ें नहीं मिली होंगी जो हम यहाँ नहीं देख पाए होंगे। अब हम इसके बाद दोबारा लंदन वापस जाते हैं, ठीक है। अभी हम लंदन से इंडिया आए थे 7 साल रिसर्च करने के बाद, अब इंडिया में 2 साल रिसर्च की, दोबारा लंदन वापस चले गए। क्या आप मुझे एक छोटा सा आंसर दो, क्या जब मैं इंडिया से लंदन वापस गई तो मुझे नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ सेम ही मिलेंगी जितनी पहले मिली थी, या फिर उससे इंक्रीज़ मिलेगी, या फिर नहीं मिलेगी? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना। बेटा आप आंसर साथ के साथ दिया करो जब मैं पूछती हूँ तो, वैसे तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूँगी। बेटा ये असर्शन रीज़न क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम लंदन से इंडिया गए रिसर्च के लिए, तो यहाँ पे अगर हमें 5 स्पीसीज़ मिली 7 साल में रिसर्च करने पे, यहाँ जाके हमने 3 स्पीसीज़ फाइंड कर ली इंडिया में। जब हम इंडिया से लंदन वापस गए तो हो सकता है कि हमने जब 7 साल रिसर्च की हो तो हमें वो चीज़ें ना दिखी हो, वो स्पीसीज़ दिखी ही ना हो, बहुत छोटी छोटी चीज़ें दिखी ना हो। कई बार ऐसा होता है ना कि आप घर के बाहर निकले, कहीं बाग बगीचे में गई, कई नए नए ऑर्गेनिज्म, कीड़े आपको ऐसे दिखते हैं जो आपने कभी देखा ही ना हो, एकदम आपके लिए न्यू हो सकता है ना। तो जब हम इंडिया से वापस आएंगे लंदन, तो हो सकता है ये जो हमें उस टाइम 5 मिली हो, ये दोबारा से 5 के जगह पे 5 और मिल गई हो। मतलब 5 मिली थी पहले, हो सकता है जब हम दोबारा वापस आए तो हमें अब इस बार 7 मिल गई हो, 10 मिल गई हो, 12 मिल गई हो। ज़रूरी तो नहीं है कि 5 ही रहेंगी। और मतलब इस पे लिविंग वर्ल्ड में, हमारी वर्ल्ड में स्पीसीज़ हर दिन नए नए जनरेट होते रहते हैं, हर दिन नई नई स्पीसीज़ फाइंड होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिल्कुल आपको कई सारे दिन नए नए कीड़े मिलेंगे, नए प्लांट्स, जो कि अभी तक साइंटिस्ट ने रिसर्च ही नहीं किया होगा, उन्हें मिला ही नहीं होगा, आपको भी नहीं पता होगा उनके नेम। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हम इंडिया से जब लंदन आएंगे तब भी हमें 5 ही मिलेगा। हो सकता है उस टाइम पे 7 मिले, 10 मिले, 12 मिले, ठीक है। नोमेनक्लेचर पे आ गए। अब आपको नोमेनक्लेचर से पहले एक चीज़ समझना होगा, लोकल नेम, स्टैंडर्ड नेम। बेटा एक बात बताओ, जैसे मान लो मेरा घर पे नाम शिखा है, हो सकता है कि स्कूल में नाम मेरा कुछ और हो सकता है ना। अब मेरे घर वाले मुझे गए ढूंढने, स्कूल में ढूंढने गए, वहाँ पे जाके उन्होंने बोल दिया कि शिखा नाम की लड़की है, उसको ढूंढ दो। बेटा एक बात बताओ, क्या इतने बड़े स्कूल में मैं अकेली ही सिखाऊंगी? हो सकता है पता नहीं कितने सारे लोग हैं, बहुत सारे होंगे ना। तो लोकल नेम से कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। लोकल नेम होता है कि जो हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाया जाए। जैसे घर पे शिखा है तो स्कूल में कुछ और भी हो सकता है, इंस्टीट्यूट में कुछ और भी हो सकता है। ऐसे ही प्लांट स्पीसीज जो होती हैं उनके भी प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। हो सकता है दिल्ली में उसे कुछ और बोला जाता हो, हरियाणा में कुछ और बोला जाता हो, यूपी में कुछ और बोला जाता हो। तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, बहुत ज़्यादा। अब कोई साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है, वो लोकल नाम बोलेगा तो भाई दूसरा बंदा जब आके उसको पढ़ेगा वो तो समझ ही नहीं पाएगा। हो सकता है उसके प्लेस पे कुछ और बोला जाता हो, नाम नहीं समझ पाएगा ना। तो इस वजह से साइंटिस्ट ने क्या किया, लोकल नाम से स्टैंडर्ड नेम, एक स्टैंडर्डाइजेशन नेम बनाया। अब इसमें क्या करना था, इसमें एक ऐसा नेम बनाना था कि जो वर्ल्ड में एक ही नाम हो, सेम नेम हो। जैसे कि अगर मेरा यहाँ पे शिखा नाम है और स्कूल में कुछ और नाम है, तो मेरा एक ऐसा नाम रखा गया जो कॉमन है, जो मैं लंदन में जाके भी पता कर लूँ ना कि वो लड़की मतलब वो नाम है, तो वो इंसान बता देगा कि हाँ इस नाम की वही लड़की है, सिर्फ एक ही इंसान ऐसी है। तो ऐसे ही स्पीसीज़ के नाम स्टैंडर्डाइजेशन किए गए, जैसे एक ही नाम रखा गया उसका कि वो पूरे वर्ल्ड में कॉमन नेम हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, अब जो हम नेमिंग प्रोसेस करते हैं ना, जो नेमिंग प्रोसेस करते हैं उसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है। जो नेम रखने का प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, उसी को बोला जाता है नोमेनक्लेचर। बेटा फिर से आज मार्कर गिर गया। प्रोसेस ऑफ नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर, सिंपल, ठीक है।
आपको नोमेनक्लेचर समझ आ गया होगा। अब नोमेनक्लेचर, इसके कुछ रूल हैं भाई। मैं अगर एक नाम रख देती हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैंने किसी ऑर्गेनिज्म का एक नाम रख दिया, तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही नाम, उससे सब कोई पहचान लेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, लोकल नेम नहीं है, ये स्टैंडर्ड नेम है, मैंने जो रख दिया वही है पूरे वर्ल्ड में, कहीं भी जाके फाइंड कर लो। मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, अगर साइंटिस्ट ने रख दिया तो ठीक है, ऐसे नेमिंग की गई, तो इससे थोड़ा कन्फ्यूज़न के चांस कम हो गए ना। अब आपको अगर पता होगा, आप कहीं भी लंदन में जाके पढ़ाई करोगे तो भी आपको पता होगा कि उसको यही बोलते हैं। कहीं भी जाके पढ़ाई कर लो, दिल्ली में रहो, यूपी जाओ, हरियाणा जाओ, पंजाब, कहीं भी चले जाओ, आपको वो कॉमन नेम पता होगा, एक ही नेम होगा स्टैंडर्ड, जो सब जगह पे सेम होगा। ठीक है, तो इससे कन्फ्यूज़न के चांस जो होते हैं वो डिक्रीज़ हो गए, कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगी इससे, ये ज़्यादा ईजी होगा। अब देखो, इसके ना साइंटिस्ट ने नेम रखने की अलग अलग संस्था बना रखी है। जैसे कि अब आप किसी कंपनी में गए, उस कंपनी में सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में काम होगा, अगर वहाँ पे टाइपिंग होती है तो सिर्फ टाइपिंग ही होगी, उसको टाइपिंग के नाम से ही सब लोग जानेंगे। ऐसे ही संस्था बनाई गई ICBN, ICZN, नेमिंग के, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ नेमिंग रखे जाएंगे। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। ICBN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। ICZN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ पे सिर्फ हम बॉटनी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं, यहाँ पे सिर्फ हम जूलॉजी से रिलेटेड चीज़ें, यहाँ पे सिर्फ हम प्लांट की स्टडी करेंगे। अब जैसे कि बॉटनी है, यहाँ पे हम प्लांट की स्टडी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जूलॉजी है, इसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। अलग अलग उन्होंने डिवाइड कर दिया ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ICZN में हम सिर्फ एनिमल की स्टडी करेंगे। टाइप ऑफ बुक मान सकते हो आप, टाइप ऑफ संस्था, कंपनी, जैसे कि कोई कंपनी है, उस कंपनी में सिर्फ टाइपिंग होती है तो टाइपिंग ही होगी, वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ टाइपिंग के नाम से ही फेमस है। ऐसे ही ICBN है, ये सिर्फ यहाँ पे प्लांट की स्टडी होगी, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, यहाँ पे जूलॉजी से रिलेटेड होगा, एनिमल से, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा इतनी सारी चीज़ें, बाकी आगे भी हैं, बट इतना क्या आपको समझ आ गया, ये ज़्यादा ही घुचड़ मुचड़ हो गया, इस पर आप ध्यान मत दो, मैं नोट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगी, तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे बस सिंपल समझने पे फोकस करो, ज़्यादा कुछ नहीं, आपको यहाँ पे सिर्फ समझना है, क्योंकि हमारे पास वाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं स्लाइड पे समझा दूँ अलग अलग, ठीक है, और आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं कई बार वीडियो पोस्ट कर देती हूँ ताकि। देखो बेटा, अब जो ये नोमेनक्लेचर है, ये दिया किसने, किस साइंटिस्ट ने दिया। अब नोमेनक्लेचर उन साइंटिस्ट ने दिया जिसका नाम था कार्ल वॉन लिने, उनका नाम कार्ल वॉन लिने था, उन्होंने नोमेनक्लेचर दिया, ठीक है, उन्होंने ही समझाया नोमेनक्लेचर के बारे में। अब उन्होंने क्या बोला कि जितने भी स्टैंडर्ड नाम होंगे, स्टैंडर्ड नाम तो हमने रख दिया, अब उसको हम 2 कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, सिंगल नहीं, ताकि इससे ना थोड़ा कन्फ्यूजन और कम हो जाए, कन्फ्यूजन। उन्होंने 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया, जो फर्स्ट नेम होगा वो डिनोट होगा जीनस को, और जो सेकंड होगा वो डिनोट होगा स्पीसीज को, ठीक है। जीनस को, अब जैसे कि इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे ह्यूमन बीइंग का नेम होता है साइंटिफिक होमो सेपियंस, जो होमो है ये होगा जीनस, और जो सेपियंस है ये होगा स्पीसीज, ठीक है, जिसको हम स्पीसीज को ही स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं, ठीक है, और जीनस को बोलते हैं जेनेरिक नेम, इसको जेनेरिक नेम भी बोला जाता है, और स्पीसीज को स्पेसिफिक एपिथेट भी बोला जाता है। तो जो फर्स्ट वर्ड होगा वो डिनोट होगा जीनस को, सेकंड होगा वो स्पीसीज को। जैसे कि मेरा नाम है शिखा शुक्ला, अब जो ये शिखा है, ठीक है, ये है जीनस, और जो शुक्ला है ये है स्पीसीज, ठीक है, ये स्पीसीज है, ऐसे उन्होंने बनाया। अब इस प्रोसेस को बोला जाता है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर।
बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब दो कंपोनेंट में डिवाइड, फर्स्ट जीनस, सेकंड स्पीसीज। जो फर्स्ट वर्ड होगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड वर्ड होगा वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि शिखा शुक्ला, शिखा जीनस और शुक्ला स्पीसीज। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है जी ने एक रूल बनाया कि हमने ये तो डिवाइड कर दिया, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर तो रख दिया इस प्रोसेस को। ठीक है, अब हमें इसका कुछ रूल भी तो बनाना होगा ना। जैसे हम कुछ भी करते हैं तो उसका कुछ रूल तो होना चाहिए ना। अब जो इन्होंने जीनस था इसका ये रूल हुआ कि फर्स्ट जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, बाकी सारे लेटर स्मॉल होंगे। बट स्पीसीज का फर्स्ट लेटर भी स्मॉल होगा, बाकी सारे भी। तो इसका मतलब पूरा मिला के जो फर्स्ट लेटर है सिर्फ वही कैपिटल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है शिखा शुक्ला, ठीक है, ये लिखा है। अब इसमें फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल लिखा है, लेकिन यहाँ पे भी मैंने कैपिटल लिख दिया तो ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ ये फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ये सेकंड वाला स्मॉल होगा, तभी ये जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और ये स्पीसीज को। और ये उन्होंने डिराइव्ड किससे किया? लैटिन लैंग्वेज से। अब उन्होंने लैटिन लैंग्वेज से ही क्यों किया? किसी और लैंग्वेज से भी तो कर सकते थे ना बेटा। लैटिन लैंग्वेज से इसलिए किया, क्यों इसलिए किया क्योंकि लैटिन लैंग्वेज जो है ना वो एक डेड लैंग्वेज है। उसको हम तो उसमें कोई वर्ड्स या अल्फ़ाबेट्स अब ऐड भी नहीं होंगे, कुछ भी ऐड नहीं होगा, जो पहले से वही रहेगा, वो डेड लैंग्वेज है। तो वो यूज़ करना थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि अगर हम कोई और लैंग्वेज ले लेते हैं तो उसमें नए नए अल्फ़ाबेट आते रहते हैं, तो हमें कन्फ्यूज़न होगी कि अब इसको चेंज कर रहे हैं, इसको चेंज करें। तो इस वजह से उन्होंने लैटिन लैंग्वेज ली। अब इसका उन्होंने रूल बनाया कि ये कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल होना चाहिए। फर्स्ट वर्ड जीनस रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड स्पीसीज करेगा। इसका एक रूल है, अगर हम इसको लिखेंगे, अगर हम हाथ से लिख रहे हैं, वैसे इसको इटैलिक में लिखेंगे, ठीक है। इटैलिक फ़ॉन्ट, जैसे फ़ॉन्ट होते हैं आपके फ़ोन में भी कई सारे फ़ॉन्ट तो पता ही होगा ना, फ़ोन में फ़ॉन्ट होते हैं अलग अलग डिज़ाइन के। ऐसे ही उन्होंने रूल बनाया कि इसको हम इटैलिक में टाइप करेंगे। इटैलिक मतलब होता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके होगा, ठीक है, ऐसे इटैलिक में होगा। उन्होंने ये रूल बनाया कि इटैलिक में होना चाहिए अगर हम टाइप कर रहे हैं तो। और अगर हम हाथ से लिख रहे हैं, खुद राइट लिख, जैसे अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, खुद लिख रही हूँ ना अपने हाथों से, तो उसको मैं सेपरेटली अंडरलाइन करूँगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा शिखा शुक्ला, अगर मैं लिख रही हूँ अपने हाथों से तो इसको ऐसे अंडरलाइन करूँगी सेपरेट, दोनों एक साथ नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। ऐसे अंडरलाइन करूँगी। इसके ये रूल बनाए गए। ये फर्स्ट डिनोट है वो जीनस को करता है, सेकंड स्पीसीज को करता है। फर्स्ट लेटर कैपिटल है और सारे स्मॉल हैं, ठीक है। और हम हाथ से लिख रहे हैं तो इसको अंडरलाइन कर देंगे। बट अगर हम टाइप कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, तो इसको इटैलिक में लिख देंगे, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके लिख देंगे, ठीक है। ये रूल उन्होंने बनाया ताकि कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो। कोई आए हमारी बुक पढ़ने तो उसको ये समझ तो आए कि ये है। अब वो इस चीज़ से इतने ज़्यादा खुश थे, मतलब इतने ज़्यादा एग्री करते थे वो, कि उन्होंने अपना नाम ही चेंज कर लिया। उन्होंने अपना नाम भी दो ही वर्ड में कर लिया। उनका नाम था कार्ल वॉन लिने नाम था, लेकिन वो इससे इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना नाम रख लिया कैरोलियस लीनियस, ठीक है। तो इसीलिए साइंटिस्ट को बोला जाता है कैरोलस लीनियस, जिन्होंने नोमेनक्लेचर को फाइंड किया था। उनके यही रूल है, फर्स्ट होगा जीनस रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड स्पीसीज, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल। अगर हम लिखेंगे, हाथ से लिखेंगे तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, अगर हम टाइप करेंगे तो उसे इटैलिक में लिख देंगे थोड़ा टेढ़ा करके, ताकि ये समझ आ जाए कि ये हमने ऐसे लिखा है, लैटिन लैंग्वेज से लिया है। और लैटिन लैंग्वेज इसलिए लिया क्योंकि वो डेड लैंग्वेज है। आई होप आपको इतना तो समझ आ गया होगा ना, ठीक है। अब देखो उन्होंने ये रूल बना रखा था अभी जो मैंने समझाया। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि मैंगो का ले लेते हैं। मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। अब जब हम इसको लिखेंगे, मतलब बुक में लिखेंगे, जब इसको साइंटिस्ट सर्च फाइंड कर रहे हैं और वो लिख रहे हैं तो इसको ऐसे ही नहीं लिख देंगे मैंगीफेरा इंडिका। इसके रूल अभी मैंने बताया। अब इसका एक और रूल है, यहाँ लास्ट में ऑथर का नाम भी लिखेंगे। जैसे इसको लीनियस ने फाइंड किया था तो उन्होंने अपना यहाँ पे लिन लगा दिया, ठीक है। अब जो ये वर्ड होगा इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में लिखेंगे, रोमन में, एकदम नॉर्मल इंग्लिश में। बट ये जो होगा ये लैटिन लैंग्वेज में होगा, फर्स्ट कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा। अब मैंने हाथ से लिखा है, इस वजह से इसको सेपरेटली अंडरलाइन कर दिए। जैसे कि मेरा नाम है
मेरा नाम है शिखा शुक्ला। जैसे कि मेरा नाम शिखा शुक्ला। अब मैंने कोई चीज़ फाइंड की, कुछ फाइंड किया, जैसे ये मैंगीफेरा इंडिका मैंने फाइंड किया है, मैं साइंटिस्ट हूँ, समझ लो एक पल के लिए। तो यहाँ पे लिन की जगह मैं अपना लिख दूँगी SHI, कुछ भी लिख सकती हूँ। अब ये नॉर्मल लैंग्वेज है, इंग्लिश, नॉर्मल इंग्लिश जो हम यूज़ करते हैं, इसको कोई लैटिन वगैरह में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ इस पर वो रूल लगेगा, लेकिन लास्ट में साइंटिस्ट का नेम ऐड होगा। ये क्वेश्चन आ चुका है तो आप याद रखना, ठीक है। मैं रफ कर देती हूँ। वैसे अब ये टॉपिक तो हमारा ख़त्म हो गया, नोमेनक्लेचर। अब टॉपिक स्टार्ट होगा टैक्सोनॉमी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। टैक्सोनॉमी अब स्टार्ट होगा, तो इसको रफ कर देती हूँ फिर समझाती हूँ। टैक्सोनॉमी, इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा टैक्सा। टैक्सा का मतलब क्या होता है? टैक्सा का मतलब होता है सिंपली कैटेगरी, ग्रुप। मतलब इसको सिंपली मान सकते हैं एज अ ग्रुप, एक ग्रुप को बोलते हैं टैक्सा। टैक्सा मीन्स ग्रुप। अब टैक्सानॉमी क्या होता है? मैम नॉमी कहाँ से आ गया बीच में? टैक्सा तो ग्रुप हो गया, अब टैक्सानॉमी क्या समझे? बेटा जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको अलग अलग डिवाइड करने के लिए, अलग अलग स्पीसीज़ को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना ही टैक्सानॉमी होता है। जितने भी स्पीसीज़ हैं उनको हम अलग अलग ग्रुप में रखते हैं, तो उसको टोटल मिला के इस प्रोसेस को बोला जाता है टैक्सानॉमी। टैक्सा मतलब होता है ग्रुप, और हम अलग अलग डिवाइड करके रखते हैं स्पीसीज़ को, उसको बोलते हैं टैक्सानॉमी। अब जैसे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, स्कूल में ग्रुप वाइज डिवाइड है, फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करते करते 12th तक डिवाइड है। उन्होंने किस बेस पे कर रखा है? इसी बेस पे कर रखा होगा ना। कौन से बच्चे सेम बुक पढ़ते हैं, कौन से बच्चे, एज मैटर नहीं करती, क्योंकि एज इसलिए मैटर नहीं करती, आजकल तो छोटे बच्चे भी, मतलब बहुत बड़े बच्चे भी छोटी क्लास में पहुंच जाते हैं, तो एज कुछ नहीं मैटर करती। बट देखो कौन से बच्चे सेम बुक पढ़ते हैं, ठीक है। इससे अगर बच्चा 10 बच्चे फर्स्ट क्लास की बुक पढ़ते हैं तो इसको फर्स्ट क्लास के ग्रुप में रख दिया। 10 बच्चे सेकंड क्लास के सेम ग्रुप, मतलब सेम बुक पढ़ते हैं और वो सेकंड क्लास की बुक है, तो उनको सेकंड क्लास के ग्रुप में रख दिया। अब यही ग्रुप है ना, अलग अलग हमने डिवाइड कर दिया कुछ बेसिस पे, ये देख के उनके कैरेक्टर के बेसिस पे कि मतलब वो करते क्या है, वो पढ़ते क्या है, किस तरीके से है, उस चीज़ों को देख के हमने ग्रुप में डिवाइड कर दिया। उसी ग्रुप में डिवाइड करने को ही बोला जाता है टैक्सानॉमी। टैक्सा मीन्स ये जो फर्स्ट क्लास है ये हुआ टैक्सा, और जो फर्स्ट सेकंड दोनों मिला के हुआ, ये जो हमने अलग अलग जिस बेसिस पे डिवाइड किया है उसको बोला गया है टैक्सानॉमी, ठीक है। ये ना, इसके भी 4 पिलर होते हैं, इसको चार ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। 4 पिलर है इसके मेन। एक है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। अब ये ना एज इट इज़ ऐसे ही लाइन वाइज ही होता है, ये ऊपर नीचे नहीं होता कि कैरेक्टराइजेशन पहले होगा, क्लासिफिकेशन। अब मैं इसको समझाती हूँ, आप समझना क्यों होता है ये लाइन वाइज। जैसे मैं साइंटिस्ट हूँ, मैंने कुछ रिसर्च कर लिया, अब मैं साइंटिस्ट हूँ तो कुछ तो कर ही होंगी ना, मेरे को कोई ऑर्गेनिज्म मिल गया, अब मैं उसको देखूंगी, उसके कैरेक्टर देखूंगी, क्या उसकी आंखें हैं, उसके कान हैं, उसके एंटीना है, उसके नाक है, ये सारी चीज़ें देखूंगी। मतलब ये मैं बता रही हूँ ऐसा एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये देखूंगी, अब मैंने उसके कैरेक्टर्स देख लिए, अब मैं उसको आइडेंटिफाई करूंगी, ये आइडेंटिफाई करूंगी कि अब वैसा ही जैसा ऑर्गेनिज्म मुझे मिला है और भी इस दुनिया में वैसे ऑर्गेनिज्म पहले किसी ने फाइंड कर रखा है या नहीं कर रखा। अब कर रखा है मान लो किसी ने, तो ये आइडेंटिफाई हो गया। अब किसी ने कर रखा है, अब हम ये देखेंगे कि उसको किस ग्रुप में उन्होंने रख रखा है, उसको किस जगह पे रख रखा है, किस टैक्सा, किस कैटेगरी में रख रखा है, तो उसी में हम भी अपने ऑर्गेनिज्म को लेके जाएंगे। मैंने फाइंड किया वो मैं भी अपना लेके जाऊंगी कि मैं भी वहीं पे रख दूंगी। अब मान लो कि वो इससे सेम है, उसकी भी आंखें थी, एंटीना थे, उसके भी आंखें हैं, एंटीना है, सब कुछ सेम है, जो मैंने फाइंड किया उसका भी, और जो एक और है ऐसा ही ऑर्गेनिज्म जो किसी और ने फाइंड कर रखा है, सेम है। तो अब मैं उसको ये फाइंड करूँगी कि वो किस ग्रुप में रखा है, वो भी फाइंड कर लिया मैंने। अब मान लो कि जो अलग वाला ऑर्गेनिज्म है जो मुझे सिमिलर दिखा वो थोड़ा बड़ा है, और मैंने जो फाइंड किया वो थोड़ा छोटा है, या उसकी और चीज़ें कुछ थोड़ा डिसिमिलर है, सब कुछ सिमिलर नहीं है। अब मैं उसके नेम में थोड़ा चेंजेस करूँगी, मैं उसका नेम थोड़ा अलग तरीके से रखूँगी। लेकिन यहाँ तक तो हमने पहले कैरेक्टराइजेशन किया, फिर आइडेंटिफाई किया, फिर क्लासीफाई किया, उसके बाद हमें पता चला ना कि उसका नाम रखना है। नामकरण तो लास्ट में हुआ, तो इस वजह से ये स्टेप वाइज ऐसे ही 4 पिलर हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। यहाँ पे आके अब मैं उसका नाम कुछ और रख दूँगी, या फिर सिमिलर हुआ तो मैं सिमिलर प्लेस कर दूँगी। जैसे कि मैंने कॉकरोच का मान लो एग्जाम्पल लिया था, तो
तो अब वो कॉकरोच पहले से ही किसी साइंटिस्ट ने फाइंड कर रखा है, अब मैंने भी कर लिया। और मेरे को भी एंटीना दिखे, कंपाउंड आई दिखी, उसमें भी यही कैरेक्टर लिखे हुए थे, कंपाउंड आई और एंटीना, तो उसको मैंने कैरेक्टराइजेशन कर लिया, फिर आइडेंटिफाई किया उसको किस ग्रुप में रखा है, कैसे रख रखा है, उसके बाद क्लासीफाई किया, फिर मैं भी अपने को वहीं लेके चली गई। अब उसके बाद नेमिंग की बारी आई, अब लास्ट में हम उसका नामकरण करेंगे। तो नाम, अब जब वो सिमिलर है तो उसको हम कॉकरोच की तरह ही, जो साइंटिफिक नेम होता है कॉकरोच का, वही रख देंगे, या फिर नहीं अगर अलग है तो हम अपने हिसाब से उसका जीनस या स्पीसीज चेंज कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। अब बारी है सिस्टमैटिक की। ठीक है, ये वाला अब हमारे यहाँ पे लॉन्च हुआ सिस्टमैटिक भी लॉन्च होगा। अब मैम ये सिस्टमैटिक क्या चीज़ होती है, ये कहाँ से आ गया? अभी तक तो टैक्सोनॉमी ही था बेटा। जैसे कि आपने देखा आईफोन 14, आईफोन 50, आईफोन 15 प्रो मैक्स, इतनी सारी चीज़ें आ गई ना, तो ये प्रो वर्जन है टैक्सोनॉमी का। ठीक है, इसमें सिर्फ हम उसको कैरेक्टर कर रहे थे, देख रहे थे, उसके बाद आइडेंटिफाई कर रहे थे, फिर क्लासीफाई कर रहे थे, फिर नेमिंग रख रहे थे, उसमें सिर्फ हम यही इतना कर रहे थे। लेकिन इसमें हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी चेक करते हैं, इसमें हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप चेक करते हैं। इसको साइंस की बड़ी ब्रांच माना जाता है, इसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा है ये बड़ी, क्योंकि अब देखो मान लो मैं अपने डीएनए को और कैट के डीएनए को, अपने और कैट के डीएनए को चेक करती हूँ। ठीक है, अब मान लो हम दोनों के डीएनए में 70% सिमिलैरिटीज़ हैं, मेरे और कैट के डीएनए में 70% सिमिलैरिटीज़ हैं, ऐसा मान लो। अब उसके बाद मैंने अपने डीएनए को लिया एंड किसी प्लांट के डीएनए को लिया, अब मैंने उसको चेक किया तो सिर्फ 40% ही आया। ठीक है, 40% सिमिलरिटी है। अब हो सकता है ना, अब किसी न किसी टाइम पे मेरे जो पूर्वज रहे होंगे और कैट के पूर्वज रहे होंगे, दोनों सेम रहे होंगे, कहीं पे रहेंगे, तभी तो हमारे अंदर इतनी सिमिलरिटीज आई 70%। कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज सेम रहे होंगे, कहीं किसी एंसेस्टर में जाके, किसी ज़माने में जाके ना कोई एंसेस्टर सेम रहा होगा, तभी तो 70% सिमिलरिटी आई। बट प्लांट में कैसे हो सकता है? मैं इंसान हूँ, प्लांट अलग है, प्लांट के जो पूर्वज हैं वो मेरे पूर्वज से कभी नहीं मिल सकते। ये एग्जाम्पल के लिए समझाया, ठीक है, वो नहीं मैच हो रहा। अब ये 40% ही है, तो इससे हमें ये चीज़ समझ आ गई ना कि कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स, वो कहीं ना कहीं सेम थे। तो इस वजह से इसको बड़ी ब्रांच मानी जाती है, इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में स्टडी की जाती है। ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा और कैट का पूर्वज जो था वो थोड़ा कहीं ना कहीं जाके सेम हुआ होगा। सिस्टमैटिक होती है, ये क्या बताती है? ये डायरेक्ट यही बता देती है कि मुझ में और किसी और ऑर्गेनिज्म में कितनी डिसिमिलैरिटीज़ हैं और कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, मैं उससे कितना मैच करती हूँ, कितना मैच नहीं करती। वैसे मैं बिल्ली नहीं हूँ, लेकिन बता रही हूँ एग्जाम्पल के लिए, मैंने समझाया। ठीक है, ये डायरेक्ट यही बता देती है। और सिस्टम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ही फाइलोजेनिक रिलेशनशिप भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको साइंस की बड़ी ब्रांच माना जाता है, ये ईजिली बता देती है। ठीक है बेटा, अब आज के लिए इतना ही काफ़ी। इसके बाद जो थोड़े से टॉपिक बच गए हैं, वो एक जीनस, स्पीसीज, जो किंगडम, प्लांट, ये जो डिवीजन्स है ना, ये सारे उसमें बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके अलावा एक टेबल दिया हुआ है जीनस, स्पीसीज करके, ये सारे टेबल दिया है ना, वो लर्न कराऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। जो नहीं आई वो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। और आपको ये घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, वाइट बोर्ड है, मैं स्लाइड नहीं ला सकती ना। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की कि मैं वीडियो पॉज करके इसको रफ कर दूँ, दोबारा स्टार्ट करूँ, बट इतना नहीं हो पाता है, तो आप मैनेज कर लेना। मैं आपको हैंड रिटन नोट्स, अच्छे नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी टेलीग्राम पे, उसको आप पढ़ लेना। अब इसके बाद जितना टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, आप NCERT से एक बार रिवाइज करना, उसको पढ़ना, उसके बाद आके डाउट पूछना, वैसे समझ आ जाएगा। मैंने जितना बताया उस बेस पे आपको NCERT समझ आ जाएगी। अब हमारी सिर्फ 2 चीज़ें बची हैं इसके आगे की। अब वो ज़्यादा नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट के लेक्चर में या 10 मिनट के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट उसको मैं कल अपलोड कर दूँगी, ये आज अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। भाई मैंने बहुत मेहनत की, आप एक लाइक कर सकते हैं और आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। टेलीग्राम की लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके PDF देख लेना बिना किसी झंझट के। इस पे घुसने की ज़रूरत नहीं, आपको समझने पे फोकस होना चाहिए। आप क्या आपको समझ आ रहा है? मैं क्वेश्चन दूँ, आप कर लो, बस यही बहुत है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।